हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमने कहा कि कुछ रिएक्शन स्लो है, कुछ फास्ट है, कुछ मॉडरेट है, तो कुछ तो कारण होगा। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होते हैं, वो मैंने आपको यहां दिया है। कंसंट्रेशन है, उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, एक्सपोजर टू लाइट है। आपने देखा है कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो लाइट से अफेक्टेड होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो डिफ्यूज लाइट में होता है। और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन तो डार्क में भी रिएक्ट करता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाए तो एक्सप्लोड भी हो जाता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, आपने देखा है कि जितना पार्टिकल छोटे छोटे होंगे उतना रिएक्शन फास्ट होता है। कारण डिस्कस करना है हमें। टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये दोनों जो है हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे लॉन्ग डिस्कशन है, मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी है, अरहीनियस इक्वेशन है और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी है। तो चलिए पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन। तो यहां पे ये देखिए कंसंट्रेशन। सबसे पहले देखेंगे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें क्या मिलता है, रेट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया किसने, तो यहां पे हम लिख लेंगे बाय वेग एंड गुलबर्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional देखिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रेट स्लो है, फास्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिव मास पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। और यहां पे कंडीशन है रेज्ड टू पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ये हो गया कि जो एक्सपोनेंट होंगे वो होंगे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। अब जैसे मैं यहां पे एक इक्वेशन ले लूं, ए प्लस बी और यहां से हो जाए सी प्लस डी। अब देखिए यहां पे जो रिएक्शन है ए एंड बी के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तभी सी एंड डी बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखिए प्रोडक्ट किसका, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, और एक्सपोनेंट क्या होगा, उनका जो कोफिशिएंट है। तो ये एक्टिव मास है क्या, एक्टिव मास जो है मोल पर लीटर। आपने गैस लिया चाहे लिक्विड लिया, तो मोल पर लीटर जो वैल्यू है दैट इज द एक्टिव मास। तो यहां पे एक्टिव मास जो है मोल पर लीटर हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे देखिए ए रेज़ टू पावर ए, बी रेज़ टू पावर बी, दीज आर द एक्सपोनेंट्स। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको जब हटा देंगे तो एक आ जाएगा रेट कांस्टेंट। ये देखिए, तो यहां पे हम लिख देंगे ए बी, ये सब क्या है, एक्टिव मासेज। और के क्या है यहां पे, ये है रेट कांस्टेंट। तो के हो गया रेट कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेज, यदि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो नेचुरली जो है रिएक्शन ज्यादा होगा। यही कारण है कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पे जो है रेट फास्ट हो जाता है। उसी तरह से जब क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पे रिएक्शन भी जो है फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा है रेट, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें मिला है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा सॉलिड के लिए एक्टिव मासेस हमेशा 1 लेते हैं, सॉलिड क्वांटिटी कितना भी हो ये 1 ही होता है। ये सब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम देखेंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये तो फिजिकल स्टेट हो गया। लेकिन एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन तीसरे से हो सकता है स्लो हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है यदि ऑक्सीडाइज हो जाता है इमीडिएटली, तो फास्फोरस का सल्फर के साथ रिएक्शन इजीली नहीं होता है, वहां तो हमें हीट करना पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहां जो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में एक एग्जांपल तो मैंने आपको फास्फोरस का दे दिया। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होता है तो इवन इट इज डार्क इट विल रिएक्ट, और यहां से बनता है HF। लेकिन जब आप H2 प्लस Cl2 लेते हैं तो यहां पे डिफ्यूज्ड लाइट की जरूरत होती है, यहां पे डिफ्यूज्ड लाइट, और यहां से बनेगा 2HCl। मतलब डार्क में तो एनर्जी नहीं मिला, तो यहां पे थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ गई। इसी तरह से जब हम H2 प्लस Br2 लेंगे तो यहां थोड़ा सा हीट करना पड़ता है और 2HBr बन जाता है। और वही जब आयोडीन की बात आती है तो मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड, मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड, देन इट विल फॉर्म 2HI। तो आपने देखा एक रिएक्टेंट तो हमने फिक्स कर दिया है हाइड्रोजन, लेकिन जैसे जैसे हमने रिएक्टेंट चेंज किया वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया। तो ये पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हर रिएक्टेंट हर दूसरे रिएक्टेंट के साथ सेम स्पीड से सेम रेट से प्रोसीड नहीं करता है रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड है एक्सपोजर टू लाइट। तो थर्ड हम लेंगे एक्सपोजर टू लाइट। तो एक एग्जांपल तो हमें डिफ्यूज लाइट का ही मिल गया। तो यहां पे हम देखेंगे H2 प्लस Cl2। ये देखिए जब यहाँ पे डिफ्यूज लाइट आ गया तो यहां रिएक्शन हो गया 2HCl। उसी तरह से फोटोग्राफिक फिल्म में देखिए आप, फोटोग्राफिक फिल्म में कोटिंग है AgBr का, और जब लाइट पड़ता है उसके ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं AgBr। यहाँ पे भी H फोटोन है, एनर्जी पैकेट, तो यहां से हो जाएगा Ag प्लस हाफ Br2। इस तरह से जो है हम लेते हैं इक्वेशन। अब इसी तरह से जो है यहां पे जो भी फोटो सेंसिटिव रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे जो हैं हम कहेंगे अफेक्टेड बाय लाइट। ठीक है, तो चलिए फोटोसिंथेसिस भी हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है और CO2 एंड H2O ये दोनों रिएक्ट करते हैं और वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से लाइट से भी अफेक्टेड होता है। इसके बाद जो है फोर्थ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। तो अभी हम यहां पे लेंगे फोर्थ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। अब हम देखेंगे यहां पे कि सॉलिड से किस तरह से जो है सरफेस एरिया का रिलेशन है। अभी बताइए हमने जो है सॉलिड स्टेट का जो है सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं। आप एक चौक लीजिए और उस चौक जो अपना बोर्ड राइटिंग चौक है, और चौक लेके उसको आप इंक में डाल के तुरंत निकाल लीजिए, तो आपको नजर आएगा कि पूरा का पूरा चौक जो है ब्लू हो गया। लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं तो अंदर दिखता है वो तो व्हाइट ही है। फिर से उस टुकड़े को लीजिए, इंक में डालिए, फिर से देखेंगे ब्लू हो गया, फिर तोड़िए, वहां पे दिखेगा व्हाइट है। इसका मतलब हम जैसे जैसे उसको तोड़ते जा रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है, और जब सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा तो वहां पे रिएक्शन ज्यादा होगा। तो यदि हम किसी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स बना दें तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि कई जगह जो है ग्रेनुअल्स या फिर छोटे छोटे जो है पीसेस लिए जाते हैं रिएक्टेंट के, जहां पे रिएक्शन हो जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरह से। जैसे मान लिए ये देखिए आप, ये इस तरह से एक रिएक्टेंट है, और यदि मान ली इस पार्टिकल को हमने तोड़ दिया तो आप देखिए, आप
इस तरह से आप देखेंगे कि एक और ये दो, ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे सरफेस एरिया क्रिएट हो गया। इसी तरह से इस पीस को हमने ऐसा तोड़ दिया बिल्कुल। तो यहाँ पे जब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो जो सेकंड रिएक्टेंट है जो इसके ऊपर अटैक करेगा रिएक्शन के लिए, उसको काफी स्पेस मिलेगा, काफी एरिया मिलेगा और वहां पे रिएक्शन जो हो जाएगा फास्ट। अब जैसे मान लीजिए एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लें, यदि मैग्नीशियम का इतना बड़ा टुकड़ा लें, उसको हम डाल दें HCl के अंदर, वो रिएक्शन देखिए, और फिर वही मैग्नीशियम के फाइन पाउडर बना के डाल दें, तो जैसे फाइन पाउडर बनाते हैं वैसे HCl अचानक रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया भी जो है एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर इज द सरफेस एरिया, more is the rate of reaction। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस बड़े से पीस को हमने ऐसे छोटे छोटे कई पीसेस बना दिए, तो अब सरफेस एरिया बढ़ चुका है। यहां पे रिएक्शन स्लो है, लेकिन यहां पे रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फास्ट। तो इस तरह से सरफेस एरिया इज वन ऑफ द फैक्टर। इसके बाद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो सबसे पहले टेम्परेचर और कैटलिस्ट का थोड़ा सा पॉइंट दे देते हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे डिटेल के अंदर, डिटेल में कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है और मॉलिक्यूलर स्पीड ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, टेम्परेचर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि जब हम लेते हैं टेम्परेचर, तो जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर के बारे में ब्रीफली यहां पे लिखेंगे, क्योंकि सारा डिस्कशन तो जो है काइनेटिक थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी का वहां पे और अर्हेनियस इक्वेशन में है। तो यहां जो कंक्लूजन है वो सिर्फ देख लेंगे कि पॉइंट कैसे हम कवर कर रहे हैं टेम्परेचर में। तो हम देखते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और हमने ये देखा है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट जो है डबल हो जाता है, और इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसका कारण क्या है भाई, मॉलिक्यूलर कोलिजन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा कोलाइड होंगे, प्रोडक्ट जो है ज्यादा बनेगा। तो अभी फिलहाल तो इतना ही देखेंगे क्योंकि डिटेल अगले वीडियो में। तो यहां पे हम देखेंगे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और ये किसकी वजह से है, ये ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन है। लेकिन हम बाद में देखेंगे सारे मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यहां नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस by rising the temperature number of molecular collisions increases, hence rate of reaction increases। तो ये तो जनरलाइजेशन हो गया। और फिर हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज से या तो रिएक्शन डबल हो जाता है, और मोस्ट केसेस में डबल है लेकिन ट्रिपल भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां पे बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेट इज डबल्ड, रेट गेट्स डबल्ड, आप लिख सकते हैं गेट्स डबल्ड। तो अब जैसे मान लिया कि हम एक इक्वेशन ले लें, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये देखिए 10 डिग्री के T+10 का मतलब हो गया, जब आपने स्टार्टिंग में T टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट लिया था, अब उसमें 10 डिग्री आपने बढ़ा दिया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 2 to 3 हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 टाइम्स है। मतलब ये हो गया कि यदि 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड ये रेट है
T डिग्री सेल्सियस पे और आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो 2 की जगह हो जाएगा 4 और 10 डिग्री कर दिया तो 4 की जगह हो जाएगा 8। जस्ट डबल, हर बार डबल, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से जो है डबल होते जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 2 to 3 इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप यहां भी लिख सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये है प्रपोर्शन रेट एट T प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट एट T डिग्री और मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 है। तो कई बार हमें जो है रेट कांस्टेंट दिया है यदि अलग अलग टेम्परेचर पे तो वहां पे हमें निकालना पड़ता है कि क्या वैल्यू जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का 2 है, 2.2, 2.5 या 3 है। इस तरह से रेयरली ही 3 होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डबल हो जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है अभी मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन से आपको मालूम चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का भी जो है अभी ज्यादा नहीं, बस सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन उसमें ग्राफ में कैटलिस्ट आता है तो मैं वहां सारा चीज डिस्कस करूंगा। सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सब जगह जो है ये कैटलिस्ट का जो है डिस्कशन होता ही है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट, अब ये जो कैटलिस्ट है ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। मतलब यदि हम कह रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, और यदि मान लिया नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट डिक्रीज होता है। फिर यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, एक आएगा कैटलिटिक प्रमोटर और एक आएगा कैटलिटिक पॉइजन। कैटलिटिक प्रमोटर का मतलब होता है कि जो कैटलिस्ट जिसकी एक्टिविटी दी हुई है उसको और हम इनहेंस कर सकते हैं जिस कंपाउंड से, उसको हम कहते हैं कैटलिटिक प्रमोटर। और जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है किसी के प्रेजेंस में, वो कहलाएगा कैटलिटिक पॉइजन। तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं।